पीवाईक्यू जो है वो साइंस को देखेंगे आपका जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स के। स्पेशली ये संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रश्न है 33 सालों के पीवाईक्यू को हम देखने जा रहे हैं। और ये जो है वो आपका सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी वे मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मेरे को बोला है कि साइंस और जो है ज्योग्राफी के वीडियो बना दीजिए। तो ज्योग्राफी का डियर बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं, तो उसके जो है कुछ रिमेन है तो मैं बना दूंगी आपका, और साथ में चल भी रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री के भी जो है वो बना दिया है मैंने, आप देखिए उसको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। उसके अलावा जो है वो ज्योग्राफी मतलब पॉलिटी तो मैंने आपका स्टार्ट कर ही दिया है, काफ़ी जो है वो इसके वीडियो प्रोवाइड किए गए काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा जो है मैं आज साइंस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो थैंक्स फॉर द कमेंट और सजेशन के लिए आप कुछ भी बता सकते हैं कि किस विषय पे आपको सब्जेक्ट पे चाहिए टॉपिक कि जो है वो वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल जो है वो आप यूपी पीसीएस और पीएससी के एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। आईएएस के जो है एग्ज़ामों के आपको पीवाई की भी इसमें देखने को मिलेंगे। चलिए भौतिक विज्ञान से संबंधित हम लोग फिजिक्स के जो है टॉपिक को हम लोग आज देखने वाले हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौतिक राशि या मात्रक विमा मापन और जो है वो विभिन्न मापक के यंत्र हो जाएंगे। यहाँ देख लेते हैं डियर, विमा और मात्रक और भौतिक राशियों से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। तो धारा आपका जो घनत्व होता है तो एक आपका सदिश राशि हो जाती है, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे। चालक माध्यम के जो है भीतर किसी पृष्ठ की आपका लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा आपका जो है घनत्व कहलाती है। यह एक जो है वो सदिश राशि है, जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि होती है। धारा घनत्व को आपका जो है कैपिटल जे से आपका प्रदर्शित करते हैं, जिसका आपका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका भार यानी जो वेट को देखें तो घन मीटर हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो आयतन हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, दाब हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, पास्कल और केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप देख लेंगे, इसका आंसर जो है बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही सुमेल क्या है, तो भार का जो है वो मात्रक न्यूटन होता है, आयतन जो होता है घन मीटर हो जाता है, तापमान का जो है केल्विन हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बल का परिमाण तथा आपका दिशा दोनों होते हैं कथन 1 में। दूसरा कथन दूसरे में बताया जा रहा है कि सर्पी आपका जो घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो दोनों यहाँ पे कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर जो है वो आपका ए सही हो जाएगा। इस पॉइंट में प्रश्नों के अनुसार ए सही हो जाएंगे। डिटेल देखते हैं डियर। और ये 2023 के हिमाचल प्रदेश आपका पीसीएस पे पूछा गया है। बल सदिश आपका जो है राशि अतः इसमें परिमाण तथा आपका दिशा दोनों होती है। सर्पी घर्षण का जो है मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल। लोटनी घर्षण का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन सा दाब का मात्रक यानी यूनिट नहीं है। तो आपका पास्कल है, न्यूटन आपका मीटर प्रति मीटर स्क्वायर है, बार भी है, लेकिन जूल प्रति मीटर स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है वो दाब का आपका मात्रक नहीं है। देख सकते हैं पास्कल आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तथा बार आपका दाब का पास्कल है, दाब का जो है मात्रक है, जबकि जो है जूल आपको प्रति मीटर स्क्वायर आपका जो है वो पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक है। तो ये पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि बताना है कि कौन सही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ भी है कि कौन जो है वो आपका युग्म में सही सुमेलित नहीं है। देख सकते हैं दबाव का जो है वो आपका दबाव या दाब का जो है पास्कल बिल्कुल लेंस की जो है वो क्षमता डायोप्टर में मेजर करते हैं, और ये एसआई यूनिट है, और आपका जो है वो पहले तरफ क्वांटिटी यानी मात्रा है। उष्मा का जो है वो जूल बिल्कुल सही है। रेडियो एक्टिव जो है वो पदार्थ की सक्रियता मैडम क्यूरी हो जाएगी, तो ये जो है वो सही नहीं है, डी आपका असत्य है। तो डी आंसर सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं सामने सामने मात्रा को और एसआई मात्रक को, दाब का जो है पास्कल है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मेजर करते हैं, ऊष्मा का जो है वो जूल हो जाएगा, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता बैकुरल के अनुसार हो जाएगा। चलिए क्यूरी नहीं बैकुरल होगा। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है बर्फ के घन को समान भुजा वाले 8 छोटे घनों में विभक्त किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है वो सी सही हो जाएगा। कुल जो है आयतन वही बना
रहेगा, कुल आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 10 सेंटीमीटर जो है भुजा वाले बर्फ के घन को समान भुजा वाले पार्ट आपका घनों में विभाजित करने पर जो है वो कुल आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि वायु की गति का जो है वो मापन किया जाता है तो एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है। तो डी सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे। एनीमोमीटर से जो है वायु की गति यानी वेग की माप की जाती है। बैरोमीटर से जो है वायु दाब की माप की जाती है। हाइग्रोमीटर से जो है सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। थर्मामीटर से ताप की माप की जाती है। तो विभिन्न जो है वो मापकों को देख लिया आपने डियर। विभिन्न जो है वो आपका मापक यंत्र को देखेंगे। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि विभिन्न मापक के अंतर्गत जो है वो 8वें नंबर प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बेंजीन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो पृथक आपका जो है कार्य कीप हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं डिटेल से कि एक पृथककारी कीप का जो है उपयोग आपका अमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। जब दो अमिश्रणीय तलों को पृथक्करणीय फलन में आपका रखा जाता है तो दो परतें आपको दिखाई देती है, जिसमें सघन आपका विलायक जल यानी निचली परत में होता है, जबकि विरल आपका विलायक यानी बेंजीन ऊपरी परत के रूप में निचली परत के ऊपर तैरता है। इसे जो है पृथ्वी आपका कार्य पृथककारी कीप द्वारा अलग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि किसी परिपथ में जो है विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। तो एनीमोमीटर कहते हैं। तो ये सही हो जाएगा। किसी जो है परिपथ में आपका विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए अमीटर यानी एमीटर नामक जो है यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दो आपका बिंदुओं के आवेश विभिन्नता को मापने वाला यंत्र जो है वोल्टमीटर होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। वोल्टमीटर का विभवांतर बिल्कुल सही है। अमीटर विद्युत धारा ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर जो विद्युत वाहक बल ये भी सही है। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर जो विद्युत प्रतिरोध होगा तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है डी आपका आंसर सही हो जाएगा। वोल्टमीटर आपका जो है जिसका विभवांतर होता है और विभवांतर का होता है। मीटर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। पोटेंशियम जो है वो मीटर आपका विद्युत वाहक आपका बल का होता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो परिपथ में धारा की आपका जो है वो उपस्थिति यानी उपस्थिति के बारे में होता है। वो मीटर जो विद्युत प्रतिरोध के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी ये उसकी जो है मात्रक है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ अदिश एवं जो है वो सदिश राशियों के बारे में देखेंगे। चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि डी कथन सही हो जाएगा। चाल अदिश राशि और वेग जो है वो सदिश राशि होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर कि डी आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं कोई भी आपका वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे आपका चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। इसका जो है सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि वेग जो है वो आपका सदिश राशि होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है वो सदिश आपका राशि नहीं है। तो गति एक सदिश राशि नहीं है। वेग है, बल आघूर्ण यानी टॉर्क है, विस्थापन है। तो बाकी अन्य सभी ये गति नहीं है। तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं सदिश राशि वे भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आपका आवश्यक है। यानी परिमाण और दिशा हो तो आपका सदिश राशि होती है। सदिश राशियाँ कहलाती हैं आपका। वेग जो है वो वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, बाल आघूर्ण, वेग, प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि। सदिश राशि अदिश राशि वे आपका भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। अदिश राशि ये कहलाती है। जैसे चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, तापमान इत्यादि हो गया। आगे बताया जा रहा है यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन आपका गति से संबंधित। तो यांत्रिकी को देखेंगे। यांत्रिकी जो है वो आपका गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गैलीलियो ने किया था। तो ये यांत्रिकी टॉपिक है। ये यहाँ देख सकते हैं। गति को जो है सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। न्यूटन के गति आपका संबंधी प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आपका लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसे जो है गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो ने आपका गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है
कि वॉशिंग मशीन का जो है कार्यकारी आपका जो है वो सिद्धांत होता है, तो ये स्पेशली अपकेंद्रण पे होता है, तो आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपकेंद्रण हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत आपका अपकेंद्रण विधि पर आधारित होता है। अपकेंद्रीय बल जो अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण वृत्तीय आपका गति करती हुई किसी जो है गतिशील वस्तु में आपका वृत्त के जो है केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति होती है। यह एक आभासी बल होता है जो आपका विकेंद्रीय बल के समान और विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसके जो प्रमुख उदाहरण निम्न है। क्रीम आपका निकालने की मशीन है, ड्राई क्लीनर है, अपकेंद्रीय आपका शोषक एवं अपकेंद्रीय जो वो पंप आदि है। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से जो है लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी आपका जो है बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो ये जो है वो आपका जल स्तर नहीं बढ़ेगा। तो डी आंसर सही हो जाएगा। देख सकते हैं बर्फ का एक टुकड़ा जो है वो आपका पानी से लबालब भरे जो है बीकर में तैर करके रहा है। तैर रहा है तब जो है पूरी आपका जो है जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की आयतन नहीं बढ़ता है, ठीक है? आयतन नहीं बढ़ता है बल्कि पहले के समान ही रहता है। क्योंकि जब आपका बर्फ को पानी से भरे आपका बीकर में तैरने के लिए डाला जाता है तभी जो है बर्फ का टुकड़ा आपका बर्फ में उपस्थित जल के आयतन के बराबर जल विस्थापित कर देता है। यहाँ जो है गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे डियर। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिमाण है? तो परिणाम जो होता है संवेग का जो है वो संरक्षण हो जाएगा। तो ये तीसरे नियम, ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं न्यूटन के गति संबंधी आपका तृतीय नियम का जो है परिणाम आपका संवेग संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई जो है बाह्य बल आपका नहीं लग रहा हो तो उस निकाय को कुल जो है वो संवेग नियत रहता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी निर्बाध रूप से जो है गिरने वाली वस्तुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ जो है वो आपका यह जो है वो एक समान त्वरण से गति करता है, तो डी सही हो जाएगा। किसी निर्बाध आपका रूप से जो है वो गिरने वाली वस्तुओं के लिए त्वरण समान होता है यदि किसी पिंड का वेग समय के जो है वो समान अंतराल यानी जो है वो समय के समान अंतराल में आपका जो है वो समान मात्रा में बदलता है तो यह एक समान आपका त्वरण कहा जाता है। यह जो है त्वरण के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अलग-अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा के सतह के पास आपका स्वतंत्र रूप से गिरने से होगा। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली किसी भी जो है वो क्षण एक ही वेग होगा। तो सी सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे डिटेल हम कवर करेंगे। अलग-अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास आपका स्वतंत्र रूप से गिरने पर किसी भी क्षण एक ही वेग होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें समान त्वरण होगा। किसी पिंड या वस्तु में जो है वो पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे जो है वो वस्तु का आपका द्रव्यमान कहते हैं। जबकि इस जो है वस्तु को आपका पृथ्वी आपका जिस बल से अपनी तरफ खींचता है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान आपका जो सदैव नियत होता है जबकि भार आपका गुरुत्वीय जो है वो त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। यानी द्रव्यमान आपका जो फिक्स होता है लेकिन भार नहीं। ये पूछता भी है बहुत एग्जामों में। अगले प्रश्न में बताया जाए कि दो वस्तुओं के बीच अप्रत्यास्थ आपका संघटक के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो है संवेग संरक्षित होगा लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं। तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि दो वस्तुओं के बीच जो है वो प्रत्यास्थ आपका संघटन की स्थिति में संवेग का जो है संरक्षण होता है लेकिन गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए जो है वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है। तो ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि उसका निबल विस्थापन हो जाएगा। तो बी जो है वो सही हो जाएगा। एक समान त्वरण के साथ सीधी आपका रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए जो है वो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र उसका जो है वो निबल विस्थापन निरूपित करता है। अगला देख सकते हैं बताया जा रहा है कि भूपृष्ठ पर जो है गुरुत्व के जो है कारण त्वरण निर्भर करता है तो उसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। तो सी सही हो जाएगा।
भूपृष्ठ पर जो है गुरुत्व के कारण त्वरण आपका इसके द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह पे जी का मान जो है 98 आपका जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर इसका जो है मान आपका 0 होता है। यानी जी का मान जो होता है पृथ्वी पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सतह पर जो है होता है आपका 9.8 यानी सतह पे, और जो है वो केंद्र पे क्या हो जाएगा यानी बीच में, तो ये 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि कोई वस्तु आपका जो ऊंचाई से फर्श पर गिरती है तो इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान आपका बना रहता है, तो इसका त्वरण बना रहता है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को हम देखेंगे। जब कोई आपका वस्तु जब कोई आपकी जब कोई वस्तु आपका ऊंचाई से फर्श पे गिरती है तो आपके गिरने के दौरान संवेग आपका गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में जो है परिवर्तन होता है, लेकिन इसके जो है त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक समान त्वरण आपका गुरुत्वाकर्षण बल के जो है कारण उत्पन्न होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक समान त्वरण गतिमान किसी प्रकार जो है किसी कार्य के लिए वेग समय ग्राफ की प्रकृति पर आपका जो है क्या होगी, तो त्रिज्यक आपका रेखा होगी, तो सी सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि एक समान आपका त्वरित गति के लिए जो वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, जबकि गैर समय त्वरित गति के लिए यह जो है वो घुमावदार रेखा देता है। कार की गति के लिए यह जो है वो वेग समय ग्राफ जो है वो अक्ष के साथ झुकी हुई सीधी जो है वो रेखा का ग्राफ है। इससे पता चलता है कि कार एक समान त्वरण से चल रही है। अगले प्रश्न में देखेंगे कि यदि किसी गतिमान वस्तु का रेखीय आपका वे संवेग दो गुना आपका परिवर्तित हो जाए, तो रेखीय संवेग दो गुना परिवर्तित हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुणक से जो है वो आपका बदलेगी, तो 4 गुना से अधिक बदलेगी, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। डिटेल देख लीजिएगा। संवेग सीधे जो है वो वेग की समानुपाती होती है। किसी भी जो है वस्तु का संवेग दो गुना आपका कर दिया जाए लेकिन द्रव्यमान नहीं बढ़ाया जाए तो उसका वेग तो गुना हो जाता है। यदि वेग आपका 2 गुना कर दिया जाए और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है, यदि आपका जो है वेग 2 गुना हो तब। चलिए आगे देखते हैं डियर। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक जो है वो तेज आपका मोड़ लेती है। बस में बैठे झुकी तो बस में बैठे यात्री झुकेंगे तो बाईं ओर आपका झुकेंगे, तो सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल से कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर आपका एक तरफ एक तेज आपको मोड़ लेती है, तो बस में जो है बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे, क्योंकि अब बस के अचानक मुड़ने पे बस की जो है गति की दिशा बदल जाएगी, लेकिन जड़त्व के नियम के कारण यात्री जो है वो गति की प्रारंभिक दिशा में आगे बढ़ेंगे जब तक कि कोई आपका बाहरी बल उन पर जो है वो नहीं डाला जाता है। अगले प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जो है ऊर्जा परिवर्तन में आपका घर्षण बल शामिल होता है, तो गतिज ऊर्जा से आपका जो है ऊष्मा ऊर्जा में होता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गतिज ऊर्जा से जो है ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में आपका घर्षण बल शामिल होता है। जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु को आपका गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है तो सतह से आपका समानांतर एवं गति की दिशा के विपरीत एक गति अवरोधक आपका बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल जो होता है आपका 3 प्रकार का होता है। स्थैतिक आपका जो है घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लुटनी घर्षण बल या रोलिंग घर्षण बल होती है, तो तीनों हो जाएगा। देख लिया आपने। केंद्राभिमुखी आपका बल किसके लिए जिम्मेदार है, तो वस्तु को जो है वो वृत्ताकार पथ पर गतिमान करने के लिए, ऐसे। ठीक है, तो चलिए बी आपका सही हो जाएगा। केंद्राभिमुखी बल वस्तु को जो वृत्ताकार गति पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी वृत्तीय आपका मार्ग पर एक समान आपका चाल से गति करते हुए पिंड पर एक जो है बल कार्य करता है, जिसकी जो है दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में जो है वो केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्राभिमुख आपका बल या जो है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न में देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है स्थैतिक घर्षण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो रोलिंग घर्षण में, तो ए सही हो जाएगा। अगला चलिए देख लेते हैं।
हम डिटेल से बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है वो आपका स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच एवं जो है गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को लोटिक घर्षण या जो है रोलिंग घर्षण कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न में चलिए हम लोग देख लेते हैं डियर। तो फुटबॉल के जो है खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचती है। यह गोलकीपर को जो है वह सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं फुटबॉल की जो है वो खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस जो है वस्तु का संवेग कहते हैं। अगर बात करें संवेग बराबर जो है द्रव्यमान गुने आपका वेग होता है। तो देख लिया डियर, आगे चलेंगे। यहाँ देखेंगे अगले प्रश्न में एक समान रेखीय गति और जो एक समानुवृत्तीय गति के संदर्भ में कौन सा सत्य है, तो चलिए देख लेते हैं। एक समान आपका रेखीय गति में एक पिंड आपका जो है स्थिर चाल के साथ एक दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में जो है पिंड की चाल स्थिर रहती है, लेकिन जो है वो गति की दिशा आपका लगातार बदलती रहती है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन देखेंगे। एक समान आपका रेखीय गति में जो है वो वेग में तत्कालिक परिवर्तन होता है, लेकिन एक समान वृत्तीय आपका गति में वेग समान होता है, तो ये गलत हो जाएगा डियर। तीसरे कथन में चलते हैं। एक समान रेखीय आपका गति एक त्वरित गति है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति नहीं है, तो एक और जो है वो 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला ही सही है, याद रखेंगे, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 3 जो है वो सही नहीं है, अब करेक्ट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं कि एक समान रेखीय आपका गति एक त्वरित गति है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति त्वरित नहीं है, तो नहीं की वजह से है। ठीक है, तो आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी सही हो जाएगा डियर। देख सकते हैं डिटेल में। एक समान रेखीय गति में एक आपका पिंड स्थिर चाल के साथ एक दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में जो है वो पिंड की चाल आपका स्थिर रहती है, किंतु गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। एक समान रैखिक गति के जो है वो वेग में तत्कालिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में जो वेग आपका समान नहीं रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। एक समान आपका रैखिक गति एक जो है त्वरित गति नहीं है, लेकिन एक समान जो है वृत्तीय गति त्वरित गति होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डियर। 31 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के बारे में आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो बताया जा रहा है यहाँ पे पहले कथन में कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के तहत जो है ऊंचाई से आपका पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तुएं है, तो ये तो सही है। अगला देख सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से आपका पृथ्वी की ओर गिरने वाली पिंड का त्वरण जो है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये गलत है और हमसे असत्य पूछा था। देख सकते हैं यदि किसी वस्तु को आपको स्वतंत्र रूप से ऊंचाई से गिराया जाता है तो इसका जो है प्रारंभिक वेग u शून्य होता है, और यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर आपका रूप जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका जो है वो अंतिम वेग v जो है शून्य होता है, तो 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर हमसे ऐसा ही पूछा था, देख सकते हैं। तो कौन जो है वो फॉल्स है, तो 2 एंड 3 जो है वो फॉल्स है। देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो आपका देख सकते हैं कि स्पेशली क्या हो जाएगा, तो पहला तो आपका सही था और यहाँ पे जो है वो तीसरा भी सही है। क्यों? क्योंकि हमसे असत्य ही पूछा था यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो दूसरा जो है वो असत्य है। ये जो है मैंने गलत ही बोला था कि ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। याद रखिए 1 एंड 3 जो है वो सही है, 2 जो है वो गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर कि बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आप डिटेल देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के बारे में सही कथन इस प्रकार है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के तहत पे आपका ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तुएं हैं।
उसके अलावा स्वतंत्र रूप से जो है पृथ्वी की ओर गिरने वाली पिंड का त्वरण आपका जो है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड आपका नीचे गिरता है। यदि किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसका जो प्रारंभिक आपका वेग u शून्य होता है, और यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका जो अंतिम वेग आपका शून्य हो जाता है। तो आपने देख लिया डियर 1 एंड 3 जो है वो क्या था कि राइट था, ठीक है। 2 जो है वो आपका रॉन्ग था, ठीक है। तो ये सही नहीं था, यहाँ पे सही है क्योंकि हमने डिटेल को देखा है, ऑप्शन में सही नहीं था। चलिए, यदि धरती को घूमने की आपका गति घूर्णन आपका बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी सही हो जाएगा, डिटेल देखेंगे। पृथ्वी की जो है घूर्णन गति घटने पर आपका जी का मान बढ़ता है, घटा तो यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो घटता है। इसी सिद्धांत के कारण आधार पर जो है यदि आपका पृथ्वी के घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो वो मध्य रेखा पर किसी पिंड का जो है वो भार घट जाएगा। जी का जो है वो न्यूनतम आपका मान वो मध्य रेखा पर होता है, और अधिकतम आपका जी का जो है न्यूनतम कहाँ होता है, तो आपका जो है वो भूमध्य रेखा पे, और अधिकतम जो है ध्रुवों पे होता है, यानी पोल पे आपका जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा जी का मान। चलिए, 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान आपका ऊंचाई से आपका स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तीनों एक साथ आपका जमीन पे पहुंचेंगे। ऑल द थ्री विल रीच एट द ग्राउंड आपका टुगेदर। तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन टू बी कंसीडर्ड। यदि एक आपका पंख, एक रबर को गेंद और एक जो है वो लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान आपका ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो आपका तीनों एक साथ आपका जमीन पे पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात में आपका वायु का जो है घर्षण शून्य रहता है तथा सभी जो है वो तीनों वस्तुएं चाहे उनके जो द्रव्यमान आपका द्रव्यमान भिन्न ही हो, आपका जो है वो उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न ही हो, समान वेग के साथ जो है वो आपका पृथ्वी पर गिरती है। ध्वनि और तरंग गति को देखेंगे लिए, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ जो है ध्वनि और तरंग को देखेंगे, क्योंकि ये मैथ है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। किसी दिए आपका गए माध्यम से 2 आपका किलोहर्ट्ज आवृत्ति की किसी जो है ध्वनि तरंग का जो तरंग दर 35 सेंटीमीटर है, इस आपका माध्यम में इसे जो है वो 2.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो आपका जो है वो 3 आपका 0.0 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, आप देख लीजिएगा। यहाँ जो है वो आपका आवृत्ति टी से डिनोट कर रहा है, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे जो है वो आपका जो आवृत्ति जो है वो आपका एफ से है, और टाइम से जो है वो टी को डिनोट किया गया है आपको तरंग को जो वी से, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा और तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है वो एफ आपका 2 किलो हर्ट्स हो जाएगा, 35 जो है वो सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी इसको चेंज किया गया लैम्डा को, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जानते हैं कि वी कितना दिया हुआ था, तो 2000 के को कन्वर्ट करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है ध्वनि और प्रकाश तरंगे है, तो वायु में आपका जो है क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ है। तो यहाँ ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य और प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ है, तो ये सही हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं कि ध्वनि आपका अनुदैर्घ्य तरंगे तथा आपका प्रकाश आपका जो है तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुदैर्घ्य जो है तरंगे सभी आपका माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे केवल जो ठोस माध्यम एवं जो द्रव की ऊपरी सतह पर आपका उत्पन्न की जा सकती है। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति किसी आपका जो है खड़ी चट्टान यानी क्लिफ के सामने पटाखे जलाता है, और विस्फोट के 5 सेकंड के बाद उसकी जो है प्रतिध्वनि सुनाई देता है। यदि आपका ध्वनि की चाल जो है वो आपका 340 आपका मिनट प्रति सेकंड है, तो खड़ी आपका जो है वो चट्टान से व्यक्ति की दूरी होती है, तो आपका 850 मीटर की होगी। तो आपका डी सही हो जाएगा, आप सॉल्व भी कर सकते हैं। आपका ध्वनि की चाल जो है वो कितनी दी गई है, तो 340 मीटर प्रति सेकंड है। चट्टानों की से जो है वो व्यक्ति की दूरी आपका जो है वी गुने टी को आपका जो है क्या कर देना, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका जो 850 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देख लेते हैं डियर अगले प्रश्न में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोफोन और मोबाइल फोन के स्पीकर के बारे में कौन सा विचार करना है। माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक आपका संकेत में परिवर्तित करता है, तो माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत में आपका परिवर्तित नहीं करता है।
अगला देखिए माइक्रोफ़ोन ध्वनि को आपका वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, बिल्कुल सही है। स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, तो ये भी सही नहीं है। आगे देख सकते हैं, स्पीकर जो है विद्युत आपका संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 4 जो है वो सही हो जाएगा, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। माइक्रोफ़ोन के जो है माध्यम से ध्वनि को आपको वैद्युत जो है संकेत में परिवर्तित किया जाता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के जो है वो आपका सिद्धांत पे कार्य करता है। स्पीकर जो है वो वैद्युत संकेत को आपका ध्वनि में परिवर्तित करता है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिए गए जो है माध्यम में ध्वनि की चाल के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है? सभी आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल जो है समान बनी रहती है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भिन्न-भिन्न आपका माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न-भिन्न होती है, जबकि ध्वनि आपका एक माध्यम से दूसरे आपका माध्यम में जाती है, तो ध्वनि की चाल एवं जो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ आपको बदल जाती है। ध्वनि की चाल सभी आवृत्तियों में एक समान बनी रहती है, तो देख लिया आपने डियर। चलिए आगे देखते हैं। किसी ध्वनि आपका तरंग का तारतम्य निम्नलिखित में से किस विशेषता पर आपका निर्भर करता है? तो आवृत्ति पे निर्भर करता है। डी सही हो जाएगा। तारतम्य के जो है कारण ही ध्वनि के आपका तीक्ष्ण एवं एवं जो है वो ध्वनि को तीक्ष्ण या मोटा कहा जाता है, यानी पिच की वजह से। किसी जो है ध्वनि तरंग का तारतम्य यानी पिच आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे-जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है वैसे-वैसे ध्वनि का जो है तारतम्य बढ़ता जाता है। तत्व तथा जो है वो आपका ध्वनि तीक्ष्ण अथवा जो पतली होती जाती है। अगले प्रश्न में देखेंगे चलिए। 40 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि ध्वनि तरंगों की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? ध्वनि आपका तरंग की चाल आपका जो है वो ध्वनि तरंग की चाल जल की जो है तुलना में इस्पात में अधिक होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगला जो है वो वायु में ध्वनि आपका तरंग की चाल तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, तो बी सही नहीं है। यहाँ पे आपका जो है वो बी आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि जब आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि प्रवेश करती है, तो ध्वनि की चाल एवं तरंग बदल जाती है। वायु में ध्वनि तरंग की जो है वो चाल तापमान वृद्धि के साथ घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। अगला देखें 41 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मानव कान की आपको उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबद्ध आपका दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, तो ये जो है वो आपका कर्णावर्त हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। चलिए जो है कोकिलिया आपका जो है वो आंतरिक कान में पाई जाने वाली एक तरल पदार्थ से भरी सर्पिल आपका आकार की गुहा है, जो आपका सुनने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और श्रवण जो है पारगमन की प्रक्रिया में भाग लेती है। ध्वनि तरंगों को विद्युत आवेगों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे मस्तिष्क जो यानी ब्रेन जो है वह व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल ध्वनि आवृत्ति के रूप में व्याख्या कर सकता है। ठीक है, तो डिटेल देखा है डियर। यहाँ जो है वो सोनार के बारे में देखेंगे। सोनार एक जो है वो यंत्र है यानी डिवाइस है, जिसका प्रयोग किसी जहाज द्वारा अंतर्जलीय वस्तुओं की आपका दूरी मापने के लिए किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए यह जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार से तरंगों का प्रयोग करता है? तो ये पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है, तो सी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल देखेंगे। सोनार यानी जो है साउंड नेविगेशन रेंजिंग ध्वनि साधनों द्वारा पानी के नीचे की वस्तुओं को दूरी और दिशा का जो पता लगाने और निर्धारण करने की तकनीक है। वस्तुओं द्वारा जो उत्सर्जित या परावर्तित ध्वनि तरंगों का जो सोनार उपकरण द्वारा आपको पता लगाया जाता है और उनमें जो है मौजूद आपका जानकारी का विश्लेषण किया जाता है। सोनार के माध्यम से पराश्रव्य तरंगे भेजी जाती है। आगे देख सकते हैं। 43 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि ध्वनि तरंगों के आयाम को किसके जो यूनिटों में मापा जाता है, तो दूरी में मापा जाता है, तो बी सही हो जाएगा। ध्वनि तरंग का जो आयाम तरंग की आपका ऊंचाई की माप है। ध्वनि तरंग के आयाम को जो है ध्वनि उत्पन्न होने पर इसकी जो है वो आपका औसत से स्थिति इसे जो है वो माध्यम के कंपनी आपका कणों की तीव्रता और अधिकतम विस्थापन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह शिखर या जो है गर्त और आपका तरंग की औसत स्थिति के बीच की दूरी है। अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तरंगदैर्घ्य यानी एक्स-रे के तरंगदैर्घ्य के तुल्य है, तो यहाँ जो है वो आपका 1 जो है वो स्पेशली एनएम हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं
डी सही हो जाएगा। एक्स-रे एक प्रकार का विकिरण होता है जिसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। एक्स-रे का जो है वो तरंगदैर्घ्य 0.01 से आपका 10 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर जो है तरंगदैर्घ्य आपका एक्स-रे के तरंगदैर्घ्य के तुल्य होता है। एक्स-रे का तरंगदैर्घ्य परावैंगनिक किरणों से होता है, यानी जो परावैंगनिक किरणों से होता है, गामा किरणों से लंबा होता है। 45 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि जब ध्वनि के तारत्व यानी पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? तो आवृत्ति की होती है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्वनि की जो है वो पिच सीधे ध्वनि की आवृत्ति के समानुपाती होती है, इसलिए जब पिच अधिक होती है तो आवृत्ति भी अधिक हो जाती है। यहाँ पे जो है वो अगले प्रश्न में हम देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सही नहीं है। यहाँ सही नहीं बताना है आपको। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मनुष्य के श्रव्यता का परिसर जो है वो 20 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज किलोहर्ट्ज तक है। बी है कि दूसरे पॉइंट में है कि 10 किलोहर्ट्ज की जो है आवृत्ति से अधिक की ध्वनि को परश्रव्य जो है वो आपका ध्वनि कहते हैं, तो ये भी गलत है। अगला देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि भूकंप में मुक्ता जो है वो प्रघाती तरंगों से पहले जो परश्रव्य आपका ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि जो है आपका सी सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 जो है वो आपका यहाँ पे जो है सही नहीं है, तो तीनों सही नहीं है, देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल देखेंगे कि मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग जो है 20 किलोहर्ट्ज़ से 20,000 आपका जो है किलोहर्ट्ज़ के बीच होती है। 20 किलोहर्ट्ज़ से 20,000 किलोहर्ट्ज़ के बीच आवृत्ति वाली जो तरंगों को श्रव्य आपका तरंगे कहते हैं। 20 आपका 1000 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की जो है ध्वनि की तरंगों को परश्रव्य तरंगे कहते हैं। भूकंप में जो है मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले अवश्रवित ध्वनियाँ आपका उत्पन्न होती है, जो 20 किलोहर्ट्ज़ से आपका नीचे की आवृत्ति वाली होती है। आगे देख सकते हैं डियर, बताया जा रहा है। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त आपका रूप से बांधता है। ऐसा करके वह आपका क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो अन्य आपका वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति ठीक करना चाहता है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक संगीत जो है वो कार्यक्रम है, ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक सितार के जो है तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त आपका रूप से आपका बांधता है। ऐसा करके वह जो है वो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ आपका सितार आपका स्ट्रिंग आवृत्ति ठीक करने की कोशिश करता है। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा जो निर्धारित की जाती है? तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं की जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ध्वनि की जो है वो आपका तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो ध्वनि तीखी होती है, यदि कंपन की आवृत्ति कम होती है तो आपका तारत्व कम होता है। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि गर्भ में आपका भ्रूण के जो है वो विकास को जानने के लिए निम्नलिखित आपका जो है किरणों यानी तरंगों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परा ध्वनि आपका तरंगों का अल्ट्रा आपका सोनिक वेव का यूज़ करते हैं, अल्ट्रा वायलेट नहीं आपका पराध्वनिक का यूज़ करते हैं। सी सही हो जाएगा, डिटेल देखेंगे। गर्भ में जो है वो भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनिक आपका तरंगों का उपयोग किया जाता है। भ्रूण के जो है विकास को जानने की इस प्रक्रिया को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक आपका वेव जो पराध्वनि तरंगे का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है उच्च आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं, आपका जो है 20,000 किलो हर्ट्ज से जो है ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है तथा इनके अन्य जो है वो प्रयोग लीवर, किडनी, पीठ, दिल की जो है जाँच करने तथा आपका घड़ी, विमानों तथा जो है वो कीमती कपड़ों की सफाई में, सुनार में तथा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने आदि में प्रयोग होता है। तो देख लिया डियर आपने। ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।